अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस या वेक्टर कैलकुलस के ऊपर। मैं आपको ये बता दूं, ये मेरे पास जो स्टूडेंट हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास बीएस कर रहे हैं, उनकी जो कैलकुलस 3 है उसमें एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का एक सवाल आता है और उस सवाल को हम कैसे हैंडल करें, मैं उसके ऊपर आज के इस लेक्चर में बात करूँगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको जीसी यूनिवर्सिटी का जो पेपर आए तो उसको आप आसानी से हैंडल कर लें और आप उसे कर सकें। तो अब स्टूडेंट, जो सबसे अहम पॉइंट है यहाँ पर जो सीखने वाला है वो ये है कि हमें डिफरेंशियल कैलकुलस के स्टार्ट में हमें क्या कॉन्सेप्ट पता हो तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट ये समझना ज़रूरी है कि ये एक ऑपरेटर होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। एक तो ये ऑपरेटर जो है डेल ऑपरेटर, इसका हमें पता हो, और दूसरे नंबर पे इस ऑपरेटर की क्या कीमत होती है, ये होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इसके साथ मैं आई लिख रहा हूँ, प्लस जे इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल जी। तो ये हमारे पास आता है। आप देख रहे हैं डेल ऑपरेटर जो है वो ये है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर डेल ऑपरेटर में जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो जो आई जे के होता है, आप अक्सर फिजिक्स में देखते हैं तो इनके ऊपर इस तरह कैप पड़ी हुई आपको नजर आती है। ये वहाँ पर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी ये यूनिट वेक्टर ही है। अगर एक बंदा यूनिट वेक्टर के ऊपर एरो डाल दे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है। और एक बंदा उसके नीचे एरो डालता है तो वो भी ठीक है। नीचे एरो डालने का अपना ही फायदा होता है, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि हम बाद में जब किसी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो फिर अगर ऊपर एरो भी हो डेरिवेटिव हो तो वो थोड़ा अजीब लगता है या मिसिंग हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने यूनिट वेक्टर के नीचे हमेशा डाला करें, चाहे आप फिजिक्स पढ़े हो या मैथ पढ़े हो, आप ऐसे ही डाला करें, ये ज्यादा बेस्ट नोटेशन है। अब अगली बात देखें, और वो जो कैप डालते होते हैं वो यूनिट वेक्टर का एकदम बता देती है कि यूनिट वेक्टर है। अदरवाइज आप हमें क्योंकि जब हम सीनियर पोजीशन पे आप लोग जब चले जाते हैं हायर क्लासेस में तो उस वक्त आपको खुद पता होता है कि ये वाला वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है या नहीं है। यूनिट वेक्टर का पता कैसे चलता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 1 आता है। अब यहाँ पर ये आपको पता है, और इधर जो डेल पड़ा हुआ है इसके ऊपर या तो एरो डालें तो हम कहते हैं ये एक वेक्टर है, लेकिन इसके ऊपर एरो ना भी डालें तो फिर भी हम इसे बाय डिफॉल्ट वेक्टर ही समझते हैं। तो आइंदा आपको ये पता हो कि ये जो डेल होता है ऑपरेटर, ये वेक्टर ऑपरेटर होता है। अब यहाँ तक तो आपको ये बात क्लियर होगी कि डेल क्या चीज होती है। और इसके अंदर स्टूडेंट जो आप मिस्टेक करेंगे, जो डेल ऑपरेटर में जो आप गलतियां कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि याद रखें कि डेल ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। एक तो ये हुआ पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट है आपका, ये आपने याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि हम फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर फंक्शन होता है और एक स्केलर होता है। एक होता है वेक्टर फंक्शन और एक होता है स्केलर फंक्शन। अब देखें, वेक्टर फंक्शन की पहचान ये होती है, जैसे कि एक फंक्शन है उसका नाम फाई रख दिया। अक्सर किताबों पे फाई लिखा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि फाई ही हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक वेक्टर फंक्शन है। अगर ये वेक्टर फंक्शन है तो इसको बोल्ड किया हुआ होता है, ठीक है। ऐसे समटाइम पेपर में ये बोल्ड नहीं हुआ होता, लेकिन ये कि उसका आपको देख के पता चल जाता है ये वेक्टर है क्या, स्केलर है। तो जैसे देखें फाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, जैसे मैंने एक फंक्शन रखा हुआ है 2xy और इसके साथ i है प्लस 2x स्क्वायर y, j है प्लस z स्क्वायर k है। सपोज ये जो मेरे पास वेक्टर है ये एक फंक्शन है, लेकिन ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या है, ये वेक्टर फंक्शन है। और इसका मतलब है फंक्शन दो तरह के होते हैं। और वेक्टर, जब आप ये कोर्स पढ़ रहे होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस या वेक्टर कैलकुलस या कैलकुलस 3 जिसमें आप ये पढ़ते हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट ये याद रखें कि ये जो है आपको ये जो पॉइंट्स 1 बाय 1 बता रहा हूँ, अगर ये आपको सही से माइंड में हो तो आप खुद से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं बगैर मिस्टेक किए। अब देखें, हमने कहा कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। स्केलर जो फंक्शन है उसका नाम भी फाई ही रखेंगे। अब मैं बता चुका हूँ जरूरी नहीं है फाई है, कुछ और हो सकता है, यू वी टी कुछ और भी हो सकता है। ये जनरल हम फाई लिखते हैं। तो ये हो गया मेरे पास, और उसकी शक्ल शायद ऐसे हो 2xy प्लस 2x, लेट्स सपोज ये इसका फंक्शन है।
क्योंकि इस फंक्शन में कहीं भी आई जे के वगैरह नहीं है तो या तो ये स्केलर फंक्शन है। तो यहां तक आपको ये समझो। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और स्केलर वैल्यूड फंक्शन। अब जो स्टूडेंट आप लोग मिस्टेक करते हैं या अक्सर जो किताबें मिलती हैं वेक्टर एनालिसिस की, उनमें मैक्सिमम किताबों के ऊपर आपको बहुत सारी मिस्टेक मिलेंगी। अगर आप वेक्टर वाले इस पॉइंट्स को जो मैं समझाऊंगा ये समझ जाएं, और अक्सर जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन होता है, बहुत चांस होते हैं अगर 10 पेपरों में से कोई एक पेपर वेक्टर एनालिसिस वाले में मिस्टेक हुई होती है, तो वो मिस्टेक अगर हो तो एक जनरल जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने वाला होता है वो फौरन पकड़ लेता है कि ये मिस्टेक है। और याद रखें कि अगर जब आप चीज़ की मिस्टेक पकड़ने के काबिल हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। अब देखें यहाँ तक आपको ये क्लियर है, ये क्या है, ये क्या, ये फंक्शन हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट के, याद रखें कि चूंकि डेल ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर है, तो लिहाजा कोई बंदा आपसे जब कहता है कि डेल फाई फाइंड करो, जैसे कोई आपसे कहता है कि डेल फाई फाइंड करो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो तीन बातें आपसे कह सकता है, डेल फाई निकालो, डेल डॉट फाई निकालो या डेल क्रॉस फाई निकालो। आपने ये बात समझनी है। अब अगर वो आपसे कह रहा है डेल फाई निकालो, तो इट्स मीन के फाई मस्ट बी अ स्केलर फंक्शन, तब ये निकल सकता है, अदरवाइज ये निकल नहीं सकता। तो आपने कहा कि फाई क्या होगा, एक स्केलर फंक्शन होगा, तो देन वी कैन फाइंड दिस वन। ओके, उसके बाद अगर फाई एक वेक्टर फंक्शन होगा तो उसका डॉट या क्रॉस लिया जा सकेगा। यहां पर वेक्टर एनालिसिस में जो मेन फैक्टर होता है, पूरी वेक्टर एनालिसिस का जो थीम होता है, उसमें से एक कंसेप्ट ये होता है कि जैसे कोई बंदा आपसे कहता है कि u डॉट v करो, तो समझ जाना कि u भी एक वेक्टर है और v भी एक वेक्टर है। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि u v करो, तो इसका मतलब है बीच में डॉट या क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि u फिर वेक्टर नहीं है। फिर क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट या क्रॉस का होना जरूरी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो वेक्टर हों और उनके दरमियान में डॉट और क्रॉस ना हो। तो ये आपको पता हो, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो कुछ मिस्टेक हुई होती है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्केलर वैल्यूड फंक्शन से जो कीमत निकालते हैं वो ये हो सकती है, और जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से निकाले जाते हैं इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब जब हमें वो ये कहता है तो इस चीज को कहते होते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। इसको कहते होते हैं डाइवर्जेंस, क्योंकि इसके अंदर डॉट होता है, इसको डाइवर्जेंट कहते हैं, और इसको जो होता है कर्ल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस होता है। और इसका जो जवाब आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और इसका जवाब जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आता है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर इस तरह करेंगे, एक वेक्टर और एक स्केलर सादे तरीके से मल्टीप्लाई जब होते हैं, तो इन दैट केस बच्चों वो वेक्टर वेक्टर ही रहता है, वो वेक्टर वेक्टर ही रहता है। अब स्टूडेंट, आपको इसमें मेन ये चीजें आई हैं, अब हमें क्या कहेगा वो। और क्वेश्चन में सम टाइम फाई आपको इस शक्ल का दिया हो सकता है। कैसे? जैसे कोई बंदा मुझे कहता है कि फाई इक्वल टू 2x पावर r या e पावर r, लेट्स सपोज मुझे किसी ने ये दे दिया e की पावर r। अब ये जो दिया हुआ है, सपोज मैं यहां लिख देता हूं r e की पावर r। अब अगर मुझे इस तरह का कोई सवाल दे दे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन और अ स्केलर फंक्शन? कैसे मुझे पता चलेगा? तो वेक्टर एनालिसिस के अंदर या आपके इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट, आपने यहां पे एक मेन फैक्टर होता है जिसमें आप मिस्टेक करते हैं, और बहुत मेजर मिस्टेक होती है, स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करने जा रहा हूं कि ताकि आप ये वाला पॉइंट क्लियर कर लो जिसमें आर आता हो। ठीक है, अब आर के ऊपर हम थोड़ा सा इसके ऊपर बहस करते हैं, देखें वो कैसे। तो फिर बाद में मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि आप सवाल को कैसे हल करें, तो ताकि आप जो है ना इसके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके क्वेश्चनों के ऊपर। आप देखिए स्टूडेंट, मुझे अगर किसी ने दे दिया फाई, याद रखें एक पहली बात है कि इधर ये जब दिया होगा तो ये वेक्टर दिया होगा, मतलब फाई एक वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। अगर वो बाय मिस्टेक नहीं देता यहाँ पे वेक्टर, तो आपको खुद समझ होता है कि क्या है। अब देखिए, आपने समझना है कि व्हाट इज आर, आर होता क्या है, समझना क्या है कि आर क्या होता है। ठीक है,
अब आपने समझा कि आर क्या चीज है, तो इसको समझने के लिए यानी आर को समझने के लिए स्टूडेंट आर इस क्वांटिटी को कहा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये समझे एक आर ये है और एक आर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। अब ये दोनों आर हैं, अब हमें क्या पता कौन सा आर यहाँ पे आएगा। याद रखें कि अगर ये आर वेक्टर हो, इसके नीचे या ऊपर वेक्टर पड़ा हुआ हो तो इसकी ये कीमत है, अगर कुछ भी ना पड़ा हो तो वो स्केलर होता है। अब हमें पेपर के अंदर जो दिया हुआ अगर ये सवाल है, इसमें अगर ये आर बोल्ड हुआ है यानी मोटा हुआ है तो जरूर ये वेक्टर होगा। लेकिन समटाइम लिखने वाले ने मिस्टेक कर दी, मसलन उसने मिस्टेक कर दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये आर वेक्टर है या स्केलर है। तो फिर वो जो पूछेगा वहां से हमें पता चल जाता है। मसलन मुझे को कहता है डेल डॉट फाई निकालो इस सवाल के लिए, ये जो सवाल है, तो मुझे समझ लग जाएगा कि ये आर बेसिकली एक वेक्टर है, उसमें वो भूला हुआ है, गलत दिया हुआ है। लेकिन 99% चांस है कि गलत नहीं देगा, वो वेक्टर को बोल्ड करके मोटा करके देगा। यहाँ पे जो आर होगा आपका ये बोल्ड होगा, तो आपने समझ जाना है कि जब अगर ये बोल्ड हो बच्चों तो ये कीमत रखना, और अगर वो इस टर्म में हो आर तो ये कीमत रखना। अब यहां तक आपने ये बात क्लियर करनी है कि वेक्टर और स्केलर आर में फर्क कीजिएगा। और एक और बात आपने क्लियर करनी है यहाँ पे स्टूडेंट कि कोई बंदा आपसे कहे कि आर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आर स्क्वायर का जो कंसेप्ट है वो है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये है कि मसलन मैं आपको यहाँ पे वो एक चीज नोटिस करवाना चाहता हूँ कि उसमें कमजोरी मत छोड़े। आप अगर कमजोरी छोड़ेंगे, आप जंपिंग पे जब होते हैं यानी जल्दी जल्दी चीज को कर रहे होते हैं, खराब कर रहे होते हैं, और आप ये मेन फैक्टर नहीं समझ रहे होते, जिनकी वजह से वेक्टर कैलकुलस आपको मुश्किल लगती है या वेक्टर कैलकुलस का सवाल आप गलत करते हैं। और मैं अक्सर पेपर बच्चों के चेक करता हूँ, अगर मेरे पास 100 बच्चों का पेपर हो तो 100 में से 90 बच्चों का पेपर गलत होता है वेक्टर वाला। और वो वेक्टर वाला आप अक्सर जो बीएससी के स्टूडेंट होते हैं, जो एडीएस कर रहे होते हैं, उन्होंने भी गलत निकाला हुआ होता है। अब क्यों गलत करते हैं, उनकी मेन फैक्टर्स या मेन रीजन यही होती है जो कि मैं आपको वीडियो में सिखा रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं मसलन मुझे किसी ने ये दे दिया, तो जैसे मुझे किसी ने कहा कि डेल डॉट फाई करो, तो मस्ट बी फाई कोई वेक्टर फंक्शन ही होगा, तभी उसने मुझे डॉट कहा है। यहाँ पे बीच में मैं डॉट डाल रहा हूँ, तो ये जो है ना ये तभी पॉसिबल है जब फाई एक वेक्टर फंक्शन हो, तो वो जरूर इसको बोल्ड करके देगा। अगर वो तो फाई की कीमत जो भी होगी वो एक वेक्टर होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो चीज आपने समझी है वो आपने ये है। और एक और बात जो मैं लास्ट पे आपको बता रहा था वो ये है कि देखिए मेरे पास आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर डॉट आर। अब ये आर डॉट आर क्या होता है, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। जब आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर मिलते हैं तो एक आर स्क्वायर बनता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये बनता कैसे होता है आपको पता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके तो ये इसके बराबर होता है। तो एक ये याद रखिएगा कि आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ये तीन चीजें अगर आपको याद है तो आप इस तरह के सवालों को हैंडल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ से सीखना ये चाहते हैं कि इस तरह से सवाल को कैसे हैंडल करें, क्योंकि इस सवाल में से भी एक क्वांटिटी बाहर निकलती है। तो अगर हम इसको सीख जाएंगे तो ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल में लिखे हैं ये भी हम सीख ही जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम आते हैं यहाँ पर ऊपर जाके, मैं आता हूँ इस सवाल के ऊपर। मसलन मुझे कोई कहता है कि फाई बराबर है आर ई की पावर आर, ये मुझे किसी ने दे दिया आर वेक्टर। अब समझिएगा इसका मतलब है दिस आर इज अ स्केलर एंड दिस आर इज अ वेक्टर। अब मुझे कोई ये दे के ये इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन मस्ट बी अ वेक्टर फंक्शन। मैं यहाँ पे मैं इसके ऊपर एरो डाल रहा हूँ, पेपर में ये एरो नहीं होगा, वहां पे ये बोल्ड हुआ आपको नजर आएगा। अगर उसने बोल्ड नहीं किया हुआ तो उसने गलत किया हुआ, क्योंकि अगर उस साइड पे वेक्टर मौजूद है तो इसको भी वेक्टर ही होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या कर दिया इसमें, अब देखो कि अब इसे खोल के लिखें तो ये असल में दिया हुआ है आर की कीमत हमें पता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अगर ये स्केलर है तो ये इसकी कीमत है, और इसकी कीमत में बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई अगर मुझे इस तरह दिया हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब हम आते हैं एक और चीज यहाँ पे देखना ये चाहते हैं कि इसको हम फर्दर यूं भी लिख सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, और ई की पावर एक्स आई वाला कंपोनेंट अलग कर सकते हैं, प्लस अंडर रूट में कुछ आएगा और फिर वाई वाला अलग और जेड वाला अलग। यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ।
अब देखिए जब आपको सवाल दिया होगा तो आर एक बड़े प्रॉपर वे से दिया होगा। अब इसका मतलब है अगर आर ये दिया हुआ है और यहाँ पे टॉप पे आर स्क्वायर दिया हुआ है, ये सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? देखें आपके पास अगर ये सवाल दिया हुआ है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले स्टेप में आपने फाई को लिख दिया आर वेक्टर इनटू ई की पावर आर का स्क्वायर। ये सॉल्यूशन में आपने देख के लिख लेना है। अब स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू आर वेक्टर की कीमत है बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इसकी कीमत है। और ई की पावर आर का स्क्वायर आपको पता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हो गया। अब स्टूडेंट मुझे कोई बंदा ये कहता है कि इस सवाल का क्या निकाल के दिखाओ, डेल फाई निकाल के दिखाओ ऐसे। अब मैं कहूंगा तुम मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि डेल फाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का डेल फाई नहीं हो सकता। डेल डॉट फाई हो सकता है या डेल क्रॉस फाई हो सकता है। तो लिहाजा मैं तो आपको कहूंगा यही कि या तो डेल डॉट फाई निकालो या डेल क्रॉस फाई। अब मुझे किसी ने कह दिया डेल डॉट फाई निकालो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेल की कीमत मुझे पता है वो होती है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस जे इंटू पार्शियल और पार्शियल वाई प्लस के इंटू पार्शियल और पार्शियल जी में ये लिख लेता हूं। ये क्या है? ये डेल की कीमत है। अब स्टूडेंट अगर ये डेल की कीमत है तो अब आप देखें आगे मैंने नुक्ता डालना है, डॉट। ये डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है वेक्टर एनालिसिस के अंदर। आप अगर डॉट मिस करें तो इसका मतलब पूरा सवाल गलत कर रहे हैं। तो ये नहीं, वैसे हम मल्टीप्लिकेशन में डॉट के और मीनिंग होते हैं, ये जो वेक्टर एनालिसिस के अंदर डॉट और क्रॉस होता है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे ये डॉट डाल दिया और डॉट डालने के बाद आगे जो है ये मैंने कीमत डाली और फाई की कीमत है बेटा ये जो ऊपर लिखी हुई है, आप इसको देखें तो ये ऐसे बन जाएगी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा बेटा आई। फिर इसी तरीके से y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और फिर दोबारा से साथ में क्या आ जाएगा j। और फिर तीसरे वाला कंपोनेंट आ जाएगा बेटा z e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा k। ये जो है हमने इसको x वाले को ज्यादा y वाले को लगा और z वाले को ज्यादा लिख लिया। इसकी एक खास वजह है। वजह ये इसलिए क्योंकि हमें जब डॉट पर लेना है तो आई वाले जे वाले और जेड वाले के वाले कंपोनेंट इलादा हमें चाहिए। ये तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब स्टूडेंट हम ये करेंगे कि बेसिक जो है जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें ये पता है कि आई का ऑपरेशन आई के साथ ही हो सकता है। अब देखें आई का आई के साथ ही ऑपरेट होगा तो जब आई डॉट आई होगा तो ये तो 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा पार्शियल और पार्शियल एक्स हाफ, सिर्फ इसका ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर ये, और इसी तरह आगे आ जाएगा पार्शियल और पार्शियल वाई हाफ, आगे वाई आ जाएगा और ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और फिर तीसरा कंपोनेंट पार्शियल और पार्शियल जी हाफ, यहाँ पे जेड ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर ये बना। ठीक है, ये आपके पास आगे हैं तीनों कंपोनेंट क्योंकि आपने आई जे के हिसाब से ये ले लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब याद रखें कि आप लोगों ने ये जो मैं यहाँ पे तरीका करने लगा हूँ ये तरीका चूंकि सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब कि जो एक पार्ट का आंसर आएगा वही दूसरे का होगा वही तीसरे का होगा, उसको देख के लिखा जा सकता है। तो ऐसे सवालों में हमेशा सबसे बेस्ट यही होता है कि आप ये स्टेप चूंकि मैं पूरा खोल के दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ एक कंपोनेंट को पहले सिंप्लीफाई करें फिर उसके बाद बाकी सिमिलरली करके लिख लें। अब देखो स्टूडेंट मैं यहाँ से खाली ये वाला पार्ट ले लेता हूँ कंसीडर करके, क्योंकि मैं सारे पार्ट करूँगा टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये वाला पार्ट मैंने ले लिया, इसके ऊपर इंटीग्रेशन पर पार्ट्स लगेगा एक्स के रिस्पेक्ट से। तो ये बनेगा बेटा फर्स्ट, दूसरे का डेरिवेटिव आपको पता है यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और फिर पावर का डेरिवेटिव साथ में क्या आ जाएगा 2x, ये आ गया। इसी तरीके से इसका ओवरऑल जो आंसर आया जो मेरे पास ये है फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकंड, फिर मैं लिखूंगा बेटा सेकंड मतलब e की पावर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओवरऑल मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब स्टूडेंट मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं अगर सवाल को तो चूंकि शायद आपको यहाँ पे ना दिखाई दे तो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं यहाँ पर, इससे अगला स्टेप। अब देखें अब मेरे पास इसका z आ जाएगा इक्वल टू ये जो टर्म लिखी हुई है ये बन गया x e की पावर r का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है r का स्क्वायर है तो यहाँ पे बन जाएगा 2x
स्क्वायर, ये क्योंकि 2 हैं एक्स स्क्वायर बन गया, और प्लस e की पावर r का स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने वापस जोड़ के लिख दिया ताकि मुझे भी आसानी हो। तो ये इससे मैंने ये लर्न किया कि अगर मुझे ये कीमत दी हुई हो तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाऊंगा, तो पार्शियल और पार्शियल जो मेरे पास ये कंपोनेंट है पार्शियल और पार्शियल एक्स ऑफ ये जितना दिया हुआ था क्या था, ये एक्स e की पावर r का स्क्वायर, इसको हल किया तो ये आंसर आया। अगर इसका ये आंसर है तो सिमिलरली y वाले का क्या आंसर आएगा, यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सारा सेम होगा, और z स्क्वायर का भी यही होगा। तो अब यहाँ पर मैं सिमिलरली पार्शियल और पार्शियल y का आंसर लिखूंगा, वो क्या होगा, y e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू वो हो जाएगा 2 y स्क्वायर e की पावर r स्क्वायर प्लस e की पावर r स्क्वायर, यानी कि y वाले का जस्ट y आ जाएगा बीच में, और जो z वाला होगा उसका भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा। जब ये तीनों आंसर हमें मिल गए तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि ये जो स्टेप है जो हमें आंसर या z हमें मिल गए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डेल डॉट फाई। अब देखिए डेल डॉट फाई ये जो कीमत दी हुई है इसको यूटिलाइज करें तो इसका आंसर है, पहले का आंसर आएगा 2x स्क्वायर e की पावर r स्क्वायर प्लस e की पावर r स्क्वायर, ये पहले का आंसर है। दूसरे का आ जाएगा बच्चों फिर से 2y का स्क्वायर e की पावर r का स्क्वायर प्लस e की पावर r का स्क्वायर, ये हो गया। और तीसरे का आ जाएगा 2z का स्क्वायर e की पावर r का स्क्वायर प्लस e की पावर r का स्क्वायर, ये निकला। ये क्यों निकला, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने एक कंपोनेंट सॉल्व किया फिर उसके ये रिजल्ट हैं। तो अब हम आते हैं दोबारा से, ये जब हमने लिख लिया तो अब इसमें जो चीजें कॉमन है कॉमन ले लें। पहले तीनों में 2 भी कॉमन है और e की पावर r स्क्वायर कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये बना। और इसी तरीके से दूसरे में क्या कॉमन है बेटा, e की पावर r का स्क्वायर, ये कितनी का कॉमन है 3 टाइम ये कॉमन आ गया, 3 टाइम ये 1 2 और 3 दफा ये है। अब देखें स्टूडेंट, ये जो जुड़ा है ये जुड़ के 2e की पावर r का स्क्वायर, और ये जो चीज है ये भी r का स्क्वायर बन गई, और प्लस 3e की पावर r का स्क्वायर ये बन गई। तो ओवरऑल आपने क्या लर्न किया, इस r के स्क्वायर को आपने अब इधर लिख देना है, 2r का स्क्वायर e की पावर r का स्क्वायर प्लस 3e की पावर r का स्क्वायर, ये आपको डेल डॉट फाई का आंसर मिला है। अब यहाँ पर मैं जो आपका हौसला बढ़ाना चाह रहा हूँ वो क्या है, जो मेन चीज है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब इन सवालों को हल करें तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि जो वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म है उसका आपको सही से अंदाजा हो। अब चूंकि इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स और भी रहते हैं, ओवरऑल आप अगर पेपर में परफॉर्म कर रहे हैं तो कदरे बेहतर तो कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर मुझे फर्दर भी वीडियो बनानी पड़ेगी जो कि मैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह जब बनाऊंगा तो वो भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला और क्या ऐसे कोर्स हैं जो आपके लिए मुश्किल हैं, ताकि मैं उनके ऊपर मज़ीद वीडियो बना सकूं। वैसे तो मेरी वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं, मैं फर्दर जो है कोर्स जो है सारे कोशिश है मेरी कि मैं कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक कर सकूं, तो उसके ऊपर मैं काम तो कर रहा हूं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन तक भी कंप्लीट कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच।